अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुबदाशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करना है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया है, क्योंकि हम टाइप्स पढ़े हैं नर्वस सिस्टम की। तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर लिया। अब सेकंड टाइप थी जो नर्वस सिस्टम की, डेट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब इनको आगे डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कह रहे हो, किस चीज़ का बना हुआ है? नर्व्स का बना हुआ है एंड गैंग्लिया का, दो चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, गैंग्लिया एंड नर्व्स का। अब गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को। गैंग्लिया किसको कहते हैं? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स का कलेक्शन जो है, और न्यूरॉन्स की कौन सी चीज़ का? सेल बॉडीज़ का। नर्व्स के बारे में कहा जाता है कि नर्व्स क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एक्सोन्स। लेकिन गैंग्लिया क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज के सेल बॉडीज जो न्यूरॉन की जहाँ पर वो इकट्ठी होती हैं, वो क्या बनाती है? गैंग्लिया बनाती हैं। और ये जितने भी गैंग्लिया ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखें तो ये हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है। तो इन दोनों में से आपको आउटसाइड की तरफ ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन बोन्स के अंदर नजर आएंगे। तो इनको क्या नाम देते हैं? गैंग्लिया का नाम देते हैं। और ये कहाँ से निकले? आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो मेन फंक्शन है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो ये है कि इसने कनेक्ट करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के साथ, और साथ साथ इसने एक्ट करना होता है एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर के तौर पे, यानी कि राब्ते के ताल्लुक किसके दरमियान? दो चीज़ों के दरमियान राब्ता कायम करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन भी है। और दूसरे नंबर पे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम भी कौन करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही परफॉर्म करेगा। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट पैथवे आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पैथवे क्या है हमारे पास के बताया, क्योंकि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, नर्व्स एंड गैंग्लिया, कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। तो इसमें दो तरह की नर्व्स पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो कहाँ से निकली हैं? ब्रेन से निकली, उनको हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं। और ऐसी नर्व्स जो कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही हैं, वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। उसके अलावा आपके पास जो सेकंड चीज़ आ जाती है, वो ये कि जो हमारा क्रेनियल नर्व्स और सेंसरी नर्व्स हैं, उनको दो पैथवे में डिवाइड किया गया है। वन इज़ द सेंसरी पैथवे एंड सेकंड इज़ द मोटर पैथवे। तो सेंसरी एंड मोटर पैथवे में आगे कह रहे हैं कि सेंसरी पैथवे से मुराद आपको वो पैथवे जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सेंस करते हैं, यानी कि जो आपको मैसेज मिलता है वो आपका किस में इंक्लूड होता है? सेंसरी में। तो जो ऐसे मैसेज जो आपके सेंस किए जाते हैं, जो आप सेंस करते हो, वो जो रास्ता बनाएंगे वो सेंसरी पैथवे कहलाएगा। और दूसरे नंबर पे ऐसा पैथवे जिसमें आपकी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करे आगे उस मैसेज के खिलाफ, तो वो मोटर पैथवे के जरिए से होता है। अब मोटर पैथवे में जो है वो आपका अगर फिर उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि सोमैटिक रिलेटेड टू बॉडी, यानी कि जो आपकी बॉडी से रिलेट करता है। तो बॉडी में आपके ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोमैटिक मूवमेंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने क्या करना है? आपके स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। दूसरी जो टाइप है डेट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ये सारे आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है। और इनकी मूवमेंट दो तरह की होती है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम है और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक है। तो इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली चीज़ है डेट इज स्पाइनल नर्व्स। कि स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? कि ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। बेसिकली यहाँ पर हमने किसको डिस्कस करना है? नर्व्स को डिस्कस करना है, दोनों तरह की, स्पाइनल भी और क्रेनियल भी, दोनों नर्व्स को डिस्कस करना है। तो बेसिक हमारे पास हमने किसको डिस्कस करना है? नर्व्स को डिस्कस करना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह की नर्व्स पर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज द स्पाइनल नर्व एंड सेकंड इज द क्रेनियल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स जो है उनके 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 31 पेयर्स पाए जाते हैं किसके? स्पाइनल नर्व्स के। और 12 पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो अब स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स से मतलब कि उसके अंदर 62 स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व से क्या एग्जाम मीन्स कि उसके 24 क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से राइज होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है। तो ये हमारे पास क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है, और जो ऊपर वाला ये नीचे वाला जो लिखा है ये हमारा स्पाइनल नर्व से रिलेटेड है। तो स्पाइनल नर्व्स के बारे में क्या कहा जाता है कि स्पाइनल नर्व्स जो है आर मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है। तो क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं, मोटर पाई जाती हैं, और साथ साथ कुछ मिक्स्ड नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है
कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके पास सिर्फ सेंसरी मिक्स नर्व्स पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो नर्व्स हैं उनके पास एक्सोन और सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सोन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की, तो क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास सेंसरी एक्सोन्स भी पाई जाएंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होंगी और साथ साथ मिक्स नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स का। तो दो तरह की बेसिकली हमें जो मेन कंसर्न था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स पाई जाती है, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पैथवेज ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स का पैथवे जो है क्रेनियल नर्व्स, उसको दो पैथवेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सेंसरी पैथवे एंड सेकंड इज द मोटर पैथवे। यानी कि ऐसा पैथवे जो क्या करे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुई है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाना, वो सेंसरी पैथवे का काम है। मोटर पैथवे का क्या काम है कि जो अब मैसेज ब्रेन के पास आया उसको आपके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है, मोटर पैथवे का है। तो अब वही बात नीचे लिखी हुई है, कंडक्टिंग न इम्पल्सिस फॉर्म रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्योंकि आपके रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन गेन कर रही है ना, तो सेंसरी पैथवे में क्या होगा कि जो इम्पल्सिस यानी कि जो मैसेज आपको रिसीव आएगा मिलेगा वो रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करेंगे और उसको आगे किसको पहुंचा देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास कर देंगे। तो ये तो सेंसरी पैथवे में होगा। लेकिन अब जैसे ही मैसेज सेंसरी मोटर में उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चला गया तो फिर आगे वो स्टार्ट हो जाएगा मोटर पैथवे, जो कि क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इम्पल्सिस को, कि इम्पल्सिस को लेकर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा। अब मोटर पैथवे को भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, वो भी पीछे बताया था जब पैथवे पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे पास फ्लो चार्ट में, तो उसको हम बेसिकली टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी नाम देते हैं। तो उसमें दो तरीके के हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये दो तरह के नर्वस सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है जो मोटर पैथवे में इंक्लूड होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है डेट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो आपका शौरी काम है जो आप खुद करते हो जानते बूझते, और दूसरे नंबर पे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में, ऐसे एक्शंस वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। तो सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल वाले और जो वॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करेगा, कॉन्शियसनेस को और वॉलेंट्री एक्शंस वगैरह को आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर कह रहे हैं कि इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, ये इसके अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सारी कौन सी होंगी, क्योंकि मोटर पैथवे में है, तो मोटर पैथवे में होने की वजह से इसके पास सारी की सारी न्यूरॉन्स कौन सी होंगी, मोटर न्यूरॉन्स पाई जाएंगी, जो कि क्या करेंगी, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर यानी कि स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाएंगी। जैसे कि ये डायग्राम आप लोग देखें तो ये हमारा ब्रेन का पोर्शन है, तो ब्रेन से मैसेज जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से आपके स्केलेटल मसल्स, तो ये जितना भी पैथवे है दैट इज ऑल पैथवे इज द मोटर पैथवे। ये कौन सा पैथवे कहलाएगा, मोटर पैथवे कहलाएगा, जिसमें आपका मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक मूव कर रहा है। उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसी कामों के लिए जो कि क्या होता है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि नॉन इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस के ऐसे काम जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको परफॉर्म करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये भी कंसिस्ट करता है सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स पर, जो कि क्या करती हैं, अब इन्होंने भी मैसेज इम्पल्स ही भेजनी है, मैसेज ही भेजना है, लेकिन किसको, अब कार्डियक मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को, स्मूथ मसल्स को, ग्लैंड्स वगैरह को, यानी कि ऐसे काम जो आपके कंट्रोल में, जैसे हार्ट बीट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते। आपका ब्रीथिंग रेट जो सांस लेने का प्रोसेस वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आंखें झपकना, प्यूपिल का कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, दीज आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, दे आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, दे आर involuntary actions and these are controlled by the autonomic nervous system। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं, टाइप्स अब आगे आ जाती है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। अब क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खुद ब खुद होने वाला काम है, तो जब भी कोई स्ट्रेस सिचुएशन आती है आप लोगों पर, तो स्ट्रेस सिचुएशन आने की वजह से ये सिस्टम आपके खुद ब खुद एक्टिव होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यानी कि अब नॉर्मल फंक्शनिंग के दरमियान ये दोनों सिस्टम बहुत अच्छी तरह एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी तरह काम करते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। तो उसमें क्या परफॉर्म करते हैं कि पहले नंबर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कि आपके ऊपर जब कोई कंडीशन आती है, स्ट्रेस कंडीशन,
तो स्ट्रेस कंडीशन में आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और कुछ वो इस एमरजेंसी सिचुएशन में वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इसने बेसिकली आपकी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है कि आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आता है आए हैं तो उन मुश्किल हालात से टैकल करने के लिए आपका ये सिस्टम आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। और इसको जो दूसरा नाम हम देते हैं वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपको अगर कोई एकदम बैठे बैठे अचानक कोई डरा दे तो डराता है, तो अगर आपके बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स एक दफ़ा आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आंखें खुली रह जाती हैं, तो ब्रीथिंग सांस का तेज़ हो जाता, सांस आपका तेज़ हो जाता है, तो ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपसे करवा रहा है, क्योंकि वो जो आपको किसी ने डराया था वो एक स्ट्रेस कंडीशन आप पर बनी थी। तो स्ट्रेस कंडीशन को टैकल करने के लिए आपकी बॉडी ने आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या कर दिया, उनको उनकी फंक्शनिंग को इंक्रीज करवा दिया। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो कौन कौन से एक्शन, डायलेट ऑफ प्यूपिल्स, के अक्सर कोई आपको डरा दे तो आपकी आंखें खुली की खुली, प्यूपिल आंखों का एक पार्ट है, आंखों के आगे एक लेयर पाई जाती है उसको प्यूपिल्स का नाम देते हैं, तो वो आपकी खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरे नंबर पे एक्सेलरेट हार्ट बीट, यानी कि आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। एक्सेलरेट हार्ट बीट का मतलब आपकी हार्ट बीट इसमें इंक्रीज कर जाती है। दूसरे नंबर पे इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, आपका जो सांस लेने का प्रोसेस है वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और चौथी चीज इसमें क्या आ जाता है, इनहिबिट डाइजेशन, खाना पीना आपका हजम नहीं होता, यानी कि अक्सर आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए हो तो आपका खाने को दिल नहीं करता, जो खाया होता वो भी हजम नहीं होता। वो यही वजह है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस स्ट्रेस कंडीशन में आपकी डाइजेशन को रोक देता है। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपको किसी मुश्किल हालात में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि किस तरीके से उन मुश्किल हालात का सामना करना है, तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है मुश्किल कंडीशंस के रिलेटेड। तो फाइट और फ्लाइट इसलिए क्योंकि जब लड़ते हैं या कहीं सफ़र करते हैं उड़ते वक्त तो अक्सर आपकी हार्ट बीट वगैरह तेज़ होती है, तो स्ट्रेस कंडीशन होती है वो आपके लिए। जब कोई लड़ रहा हो या फ्लाइट करनी हो, जहाज़ पे बैठे हो, तो फिर भी आपके लिए स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो उसमें अक्सर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो ये आपके पास क्या था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था। अब सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वो जो था वो तो स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही आपकी स्ट्रेस कंडीशन ख़त्म होती है, यानी कि वो मुश्किल हालात ख़त्म होते हैं, तो मुश्किल हालात ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, एक्शन परफॉर्म करता है और वो आपकी बॉडी के जितने फंक्शन हैं उन सबको नॉर्मल कर देता है। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग वगैरह परफॉर्म हो रहे थे वो सब अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें, जैसे पहले नंबर पे उन्होंने लिखा प्यूपिल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पीछे प्यूपल डायलेट कर गए थे, फैल गए थे, आंखें खुली की खुली रह गई थी, लेकिन जब वो स्ट्रेस कंडीशन खत्म हुई तो दोबारा से आपकी कंडीशन क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, आपकी आंखें दोबारा अपनी जगह पर आ गई, दोबारा से वो कंट्रैक्ट कर गया प्यूपिल। दूसरी चीज़ प्रमोट डाइजेशन, यानी कि अब सिंपैथेटिक में डाइजेशन इनहिबिट हो गई थी, लेकिन जब वो स्ट्रेस कंडीशन खत्म हुई तो अब आपकी डाइजेशन फिर दोबारा से क्या हो गई, एक्टिव हो गई है। और तीसरी चीज़ जो इसमें हुई कि उनमें हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट दोनों इंक्रीज कर गए थे, एक्सेलरेट कर गए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या कर गए हैं, स्लो डाउन हो गए हैं। तो क्योंकि अब दोबारा से आपकी बॉडी को आपकी नॉर्मल कंडीशन में ले आया ये सिस्टम। तो ये आपके पास क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।